दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है, शरद पवार साहब की तकदीर है नवाब मलिक के मुट्ठी में। दोस्तों 3 फरवरी की एफआईआर जो एनआईए ने की थी, लेकिन एनआईए ने ही मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाकर नवाब मलिक पर कार्रवाई करने के लिए ईडी को कहा। खुद कार्रवाई नहीं की बल्कि ईडी को कार्रवाई करने के लिए कहा। एनआईए ने जो एफआईआर की है उसमें नवाब मलिक का नाम है ही नहीं। इसका मतलब समझते हैं आप? एनआईए ये बहुत ही संभाल कर कदम रख रही है। पहले वो चाहती है कि ईडी नवाब मलिक ने जो ज़मीन खरीदी की है 1993 के साजिशकर्ताओं तक लाभ पहुंचाया है उसकी तहकीकात करे, ये साबित करे, उसके सबूत इकट्ठा करे। तुरंत एनआईए ये केस अपने हाथ में ले लेगी जैसे ही ईडी ये साबित करती है। जब नवंबर में देवेंद्र फडणवीस ने ये मामला निकाला था तब उन्होंने कहा था कि इसकी तहकीकात करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है उन्हें पता नहीं। ज़रा सोचिए, जो आदमी मुख्यमंत्री रहा है, ऊपर से जो एक एडवोकेट रहा है, कानूनों की जानकारी रखता है, क्या उसको ये पता नहीं होगा, इसकी जानकारी नहीं थी कि इसकी तहकीकात करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। कोई भी बता सकता है कि आतंकवाद से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसमें प्रीमियर एजेंसी है एनआईए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक्टेड डम्ब। वो ये चाहते नहीं थे कि उसके 4 महीने बाद पवार या नवाब को पता चले कि कौन सी आफत उन पर आने वाली है, कौन सा कहर उन पर टूटने वाला है। ये दोनों को पता ना चले, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने पवार और नवाब को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। और उन्हीं ने दिए हुए प्रूफ्स के, मतलब देवेंद्र फडणवीस ने एनआईए को दिए हुए प्रूफ्स के आधार पर ही ये 3 मार्च की एफआईआर दर्ज हुई है। अर्थात एनआईए ने कई कड़ियाँ जोड़ी होंगी, उसका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन दाऊद पर चल ही रहा होगा, और 1993 के ब्लास्ट का पॉलिटिकल कनेक्शन खोजने में नवाब मलिक पर शिकंजा कसना ज़रूरी था। इसीलिए एनआईए ने पहले ईडी को मैदान में उतारा है। और दोस्तों इस एनआईए की तरफ से दर्ज एफआईआर में दाऊद का नाम है लेकिन नवाब मलिक का नहीं है। लेकिन ये केस दर्ज हुआ है वो दोस्तों खतरनाक कानून यूएपीए अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर हुआ है। इस कानून में प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करके 3 महीनों के लिए अंदर करवा सकती है बिना किसी सुनवाई या चार्जशीट के। और दोस्तों कोई बेल एप्लीकेशन भी नहीं किया जा सकता 3 महीने तक, और इस दौरान अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी नहीं होता है तो भी कोर्ट और 3 महीने ये मियाद बढ़ा कर दे सकता है अगर कोर्ट कन्विंस होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑन वे है। मतलब 6 महीने के लिए बिना चार्जशीट के किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता है। ऐसे कड़े प्रावधान यूएपीए के अंदर है। और चार्जशीट दाखिल होने के बाद तो समझिए कि आरोपी जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ने को मजबूर है। यूएपीए का सेक्शन 17 कहता है कि आतंकी गतिविधियों के लिए अगर फंडिंग की जाए या ऐसे किसी भी गतिविधि के लिए किसी भी आदमी ने हिस्सों में या पूरा पैसा दिया हो तो वो टेरर फंडिंग कहलाएगा। और ऐसा आदमी जो ये करता है आजीवन कारावास का प्रावधान इसके लिए कानून में किया गया है। कम से कम 5 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें है दोस्तों। एंटीला कांड में सचिन वाजे पर भी इसी कानून के तहत कार्रवाई हुई थी। तो यलगार परिषद वाले, भीमा कोरेगांव दंगे करवाने वाले, कथित तौर पर प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश रचने वाले वरावरा राव, आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलाखा इत्यादि अर्बन नक्सली अब तक जेल में सड़ रहे हैं दोस्तों। स्वास्थ्य के कारण अब जाकर सुधा भारद्वाज को बेल मिली, वरना वो भी अब तक जेल में ही रहती। तो कुल मिलाकर क्या नवाब मलिक बाल बाल बचे हैं? और अभी के लिए बचे भी है तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए, क्योंकि जैसे ही टेरर फंडिंग का मामला ईडी की तरफ से बनेगा नवाब मलिक के खिलाफ, वैसे ही एनआईए हरकत में आ जाएगी और नवाब मलिक पर यूएपीए लगाकर क्या उसे आजीवन कारावास में जाना पड़ेगा? अगर ये प्रूव होता है कि हसीना पारकर तक करोड़ों रुपए पहुंचे थे, बस इतना ही काफी है नवाब मलिक को जिंदगी भर के लिए जेल भिजवाने के लिए। हसीना पारकर या 1993 के किसी भी आरोपी के पास सच में ये पैसा पहुंचा था, इतना भी अगर साबित होता है तो काफी है। 1993 के ब्लास्ट के लिए वो पैसा सच में यूज हुआ या नहीं, इस्तेमाल हुआ या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस कानून पर। और अगर ऐसा होता है नवाब मलिक सच में जिंदगी भर के लिए जेल जाते हैं तो वो चुप थोड़ी ना बैठेंगे, कई खुलासे करेंगे, कई लोगों के नाम भी लेंगे। भूलना मत कि एंटीला कांड में भी वाजे के खिलाफ एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें भी एंटीला कांड और मनसुख की हत्या से पहले वाजे का देशमुख से मिलना और हत्या के बाद मुख्यमंत्री से मिलना और फिर एक होटल खाना खाने जाने का जिक्र है। वहां पर भी अगर देशमुख की
एंटिला विस्फोटक कांड में अर्थात अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक जिलेटिन स्टिक रखने की इस आतंकी गतिविधि में जरा भी लिप्त होने की गुंजाइश दिखती है तो देशमुख के भी आजीवन कारावास में जाने की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर देशमुख पर भी आगे जाकर के यूएपीए लगता है तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। अगर नवाब मलिक पर यूएपीए लगता है तो मेरे ख्याल से वो देश में ऐसे पहले मंत्री होंगे जिस पर यूएपीए लगा हो। मैं उसका जिक्र मंत्री इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तक उससे इस अघाड़ी सरकार ने इस्तीफा भी नहीं लिया है। और अगर नवाब मलिक पर यूएपीए लगता है तो आगे जाकर किस किस पर यूएपीए लग सकता है ये मैंने आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर शरद पवार पिछले दरवाजे से महाराष्ट्र में सत्ता में आए थे, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया था। तब सबसे पहला काम शरद पवार ने यह किया था सत्ता में आते ही कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने वाले और भीमा कोरेगांव दंगे करवाने वाले ऐसे वरावरा राव, गौतम नवलाखा, सुधा भारद्वाज जैसे अर्बन नक्सलाइट लोगों पर एसआईटी बिठाने का निर्णय किया था। तत्काल समय रहते एनआईए हरकत में आ गई थी और पवार के हाथ से ये केस छीन लिया था, नहीं तो ये सारे अर्बन नक्सल छूट जाते। लेकिन एनआईए ने सब पर यूएपीए लगाकर सबको अंदर करवाया था। उसमें से एक स्टैन स्वामी जेल में रहते ही गुजर गया था। और याद करिए, सचिन वाजे ने भी कोर्ट में कहा था कि मेरा स्टैन स्वामी हो सकता है। उसका मतलब यही था कि उसको एहसास है कि उस पर यूएपीए नाम का खतरनाक कानून लगा है। और मुझे लगता है वाजे ने ऐसा कहना ही ये दर्शाता है कि यूएपीए कितना कड़ा कानून है और इस कानून का डर हर गुनहगार एवं आतंकियों का लालन पालन करने वाले लोगों को एवं आतंकियों को लगता है और लगना भी चाहिए। देश में ऐसे ही कड़े कानूनों की जरूरत है। बहरहाल, जो शरद पवार प्रचार के दौरान किसानों का नाम ले रहे थे वो सत्ता में आते ही सबसे पहले अर्बन नक्सलियों को बचाने के लिए ये भीमा कोरेगांव मामले में एसआईटी बनाने का निर्णय लेते हैं। आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस के वक्त ये हुआ था और इस पर एसआईटी बनाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का आदेश नजरअंदाज करके पिछले दरवाजे से सत्ता में आए पवार इस एसआईटी बनाने के पीछे लगे थे। लेकिन अब वही कानून जो इन अर्बन नक्सलियों पर एनआईए ने बाद में लगाया, वही यूएपीए अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अब पवार के लाडले मलिक पर लगने जा रहा है। इसीलिए जो प्रेम अनिल देशमुख के वक्त अनिल देशमुख पर नहीं उमड़ा वो नवाब मलिक पर उमड़ रहा है। इसीलिए शरद पवार हिल गए हैं, एनसीपी और अघाड़ी हिल गई है। ये महाराष्ट्र में होने वाले एक बहुत ही बड़े राजनीतिक तहलके की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।